स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अदिति बोथरा, अ ग्रेजुएट फ्रॉम आईआईटी मद्रास। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे क्लास 11th के मैथमेटिक्स के सिलेबस में। हमारा चैप्टर चल रहा है रिलेशंस एंड फंक्शंस का, और रिलेशंस एंड फंक्शंस के लेक्चर सीरीज में हमने पिछले लेक्चर्स में ऑर्डर्ड पेयर्स, कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसके बाद रिलेशंस का टॉपिक देख लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, तो एक्सरसाइज 2.2 में हमारे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस रिलेशन से रिलेटेड ही होने वाले हैं, बट डेफिनेटली उसमें ऑर्डर्ड पेयर्स, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट्स और कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूज में आने ही वाले हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने वाले टॉपिक्स को पहले देखा था और फिर रिलेशंस को देखा था, क्योंकि वो हमारा बेसिक है, वो ही हमें रिलेशंस में यूज में आएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके सोल्यूशन देखो। ठीक है, उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन में ये कंपेयर करो कि आपने जो किया है, मैंने जो किया है, उनमें क्या डिफरेंस है, आपका क्या सही है, क्या गलत है। ठीक है, क्या उसका कोई और तरीका भी हो सकता है सॉल्व करने का, क्या आपका तरीका मेरा तरीका डिफरेंट है बट दोनों का ही सही है, तो आप उसको उस तरीके से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, सो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले क्वेश्चन को खुद से ट्राई कीजिए सॉल्व करने का, उसके बाद वीडियो रिज्यूम करके एक्सप्लेनेशन देखो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 2.2। चलिए एक्सरसाइज 2.2 में हम लाइन से सारे के सारे क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 सेज लेट ए इज अ सेट where the elements are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 up to 14। ठीक है, मतलब हमारे पास सेट ए है जिसमें 1 से लेके 14 तक सारे इंटीजर्स हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए। फ्रॉम ए टू ए मतलब हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे उसके पहले सेट, वो उसके पहले एलिमेंट्स भी सेट ए से आएंगे और दूसरे एलिमेंट्स भी सेट ए से आएंगे। ठीक है, और रिलेशन हमें दिया है, रिलेशन की कंडीशन दी है कि रिलेशन इज दिस रिलेशन आर is set of all ordered pairs x, y such that 3x minus y equal to 0 where x and y belongs to the set A। ठीक है, हमें पता करना है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज। तो सबसे पहले हमें रिलेशन R पता करना है, उसके बाद हमें डोमेन, कोडोमेन और रेंज उस रिलेशन R की पता करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यार देखो रिलेशन का हमें कंडीशन गिवन है, ये हमारी कंडीशन है रिलेशन की। ठीक है, सबसे पहले हम ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लेते हैं जो इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, वो ही हमारे रिलेशन आर में आएंगे। ठीक है, तो देखिए कंडीशन क्या है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। इसको मैं ये भी बोल सकती हूँ तो y इक्वल्स टू 3x। ठीक है, अब या तो आप x की वैल्यूज रख के देखिए y की क्या वैल्यू आती है, या y की वैल्यू रख के देखिए x की क्या वैल्यू आती है, कुछ भी कर सकते हैं। मैं करती हूँ, मैं सबसे पहले y की वैल्यूज रखती हूँ। y इक्वल्स टू, देखिए x की और y की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। x और y किसके एलिमेंट्स हैं, x और y दोनों ही सेट ए के एलिमेंट्स हैं। देखिए फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, मतलब ये जो पहला वाला है ये भी सेट ए से आएगा, और जो सेकंड वाला कंपोनेंट है ऑर्डर पेयर का वो भी सेट ए से आएगा। जब x और y दोनों ही सेट ए से आएंगे तो मैं इतना बोल सकती हूँ कि x और y जो होंगे वो कहाँ से कहाँ तक वैल्यूज ले सकते हैं, 1 2 3 4 अप टू 14। ठीक है, मतलब x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक हो सकती है, y की भी वैल्यू 1 से लेके 14 तक हो सकती है, और ये सारे इंटीजर्स ही होंगे। ठीक है, ये हमें सेट a गिवन है, तो हमें पता है कि सेट a के ही एलिमेंट्स इसमें आएंगे, तो हमें इतना समझ में आ गया कि x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक सारे इंटीजर्स हो सकती है, और y की भी वैल्यू 1 से लेके 14 तक सारे इंटीजर्स हो सकती है। इसके अलावा x की और y की कोई और वैल्यूज नहीं हो सकती। ठीक है, तो या तो हम ये कर सकते हैं कि हम y की वैल्यू स्पेसिफाई कर ले, 1 से लेके 14 तक सारी वैल्यूज लेके देखें और उसमें देखें कि x की क्या वैल्यूज आती है, या हम ये कर सकते हैं x की वैल्यूज 1 से लेके 14 तक रखते हैं और y की वैल्यूज देखते हैं क्या आ सकती है। ठीक है, तो हम x की वैल्यू लेके देखते हैं। अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी, देखिए मैंने इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में x की वैल्यू 1 रखी, तो y की वैल्यू आएगी क्या, 3। ठीक है, अगर मैंने x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 2 मतलब 6। अगर x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आएगी 3 इंटू 3 9। x की वैल्यू 4 रखी तो y की वैल्यू आएगी 12। x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू आएगी 15 एंड सो ऑन। कब तक, जब तक मैं x की वैल्यू कहाँ तक लेनी है, मुझे 14 तक लेनी है। अगर मैं 13 लेती हूँ, x की वैल्यू 13, तो y की वैल्यू आएगी 13 इंटू 3 मतलब 39, और अगर मैं y की वैल्यू लेती हूँ 14 तो 14 इंटू 3 मतलब 42। ठीक है, तो ये सारे केसेस हमारे हो गए। अब हमें ये पता करना है कि ये सारे के सारे जो केसेस हैं इनमें से कौन से हमारे रिलेशन का हिस्सा है, मतलब ऐसे कौन से जो
ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, y इक्वल टू 3x। देखिए y इक्वल टू 3x ये सारी कंडीशन फॉलो कर रही है, बट हमें ये भी चेक करना है कि हमारे x की वैल्यूज भी यही हो सकती है और y की वैल्यूज भी यही हो सकती है। मतलब x की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यही वैल्यूज y की भी हो सकती है 1 से लेके 14 तक सारे इंटीजर्स, ठीक है। तो x की वैल्यू 1 ले तो y की वैल्यू 3 है, चलिए ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन अगर हमने x की वैल्यू 5 ली तो y की वैल्यू आ रही 15, बट हमारी रेंज क्या है, मतलब हमारे पास जो y की वैल्यूज आ सकती है वो 1 से लेके 14 तक आ सकती है, 15 नहीं हो सकती, क्योंकि 1 से लेके 14 तक ही सेट ए के एलिमेंट्स हैं, तो 15 नहीं आ सकता। सिमिलरली सारे एलिमेंट्स जो इसके बाद आएंगे वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं कि y भी सेट ए का हिस्सा है, ठीक है। तो हमारे पास सिर्फ ऐसे 4 ऐसे केस आए हैं जो इस ऑर्डर्ड जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, सिर्फ ऐसे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है। वो ऑर्डर्ड पेयर्स को x, y के फॉर्म में लिखना है, तो 1, 3। तो मैं एक काम करती हूँ, मैं रिलेशन r ही लिख लेती हूँ, ठीक है। रिलेशन r में क्या क्या आएंगे, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12, ठीक है। ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए हमारे रिलेशन r में। तो सबसे पहली चीज हमें पता करनी थी, डिफाइन अ रिलेशन r फ्रॉम सेट a टू सेट a बाय दिस कंडीशन, ठीक है। तो हम रिलेशन r पता कर चुके हैं। रिलेशन r में हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर्स है, 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12, ठीक है। नेक्स्ट चीज है राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, ठीक है। देखिए अगर मैं बोलती हूँ मुझे पता करना है डोमेन, डोमेन ऑफ r, ध्यान से समझिए, डोमेन मतलब जो भी हमारे रिलेशन के ऑर्डर्ड पेयर्स है उनके पहले कंपोनेंट्स को लिख लो तो वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो इसका पहला कंपोनेंट है 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4, तो ये हमारा डोमेन आ गया। सिमिलरली अगर हमें रेंज पता करनी है तो रेंज में हमारे रिलेशन के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के हमें क्या लेने हैं, सेकंड कंपोनेंट। सेकंड कंपोनेंट मतलब 3, 6, 9 और 12, तो 3, 6, 9 और 12, ठीक है। नेक्स्ट चीज पूछिए कोडोमेन, कोडोमेन, ठीक है। तो कोडोमेन में हमें जो रिलेशन हमारा बाद में आता है, मतलब जो सेट हमारा बाद में आता है, जिस सेट से जिस सेट की हम रिलेशन निकाल रहे हैं, फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस, तो जो भी 2 वाला सेट होता है, बाद वाला सेट होता है, वो हमारा होता है कोडोमेन। तो बाद वाला सेट क्या है हमारा, सेट ए, तो हमारा कोडोमेन ऑफ रेंज ए, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या होगा, ए क्या है 1, 2, 3, 4 अप टू 14, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, हमारा कोडोमेन भी आ गया। तो हमने सबसे पहले रिलेशन आर निकाला, हमने सारे ऐसे केसेस निकाले जब x की ये वैल्यू रख रहे हैं तो y की क्या वैल्यू आएगी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, ठीक है। ये कंडीशन जो जो फॉलो कर रही है, x की वैल्यू 1 से लेके 14 तक हो सकती है, तो उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज निकाली कहाँ से कहाँ तक क्या हो रही है, ठीक है। सिमिलरली हम y की वैल्यूज निकाल के x की वैल्यूज चेक कर सकते थे, इस केस में हमने x की वैल्यूज निकाल के y की वैल्यूज चेक करी है। तो अब हमें सिर्फ इतना पता करना था कि यार कौन कौन से हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, एज वेल एज ये भी फॉलो कर रहे हैं कि सेट x मतलब सेट a के ही एलिमेंट्स होंगे, x की भी वैल्यूज और y की भी वैल्यूज, ठीक है। तो x की वैल्यूज तो हमारी 1 से लेके 14 तक ही लिखी थी हमने, y की वैल्यूज हमारी सिर्फ यहाँ तक ही आ पा रही थी, इसके बाद सारी y की वैल्यूज 14 से बड़ी आ रही थी, 14 से बड़ी आ नहीं सकती। तो हमारे ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बने, 4 ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने के बाद हमने डोमेन, रेंज और कोडोमेन हमारे रिलेशन आर का निकाल लिया, ठीक है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। आपको ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, आपको आराम से पहले रिलेशन देखना है, रिलेशन की कंडीशन क्या है, वो रिलेशन की कंडीशन फॉलो करते हुए ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं। ये भी एक बार मेक श्योर करना कि फ्रॉम सेट दिस टू सेट दिस है, तो पहला एलिमेंट इस सेट को, ऑर्डर्ड पेयर के हर एलिमेंट जो पहला एलिमेंट आएगा, पहला कॉम्पोनेंट आएगा वो इस सेट से आएगा, और हर ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड कॉम्पोनेंट इस सेट से आएगा, इससे बाहर नहीं हो सकते कॉम्पोनेंट्स, ठीक है। जो ऑर्डर्ड पेयर्स x, y है, इसके जो दोनों कॉम्पोनेंट्स x और y वो इन सेट से बाहर नहीं हो सकते हैं, ये भी आपको एक बार मेक श्योर करना है। और रिलेशन r निकल जाए उसके बाद आप पहले कॉम्पोनेंट्स को एक सेट में लिख दीजिए, वो हो जाएगा हमारा डोमेन। सेकंड एलिमेंट्स को एक सेट में लिख दीजिए, सेकंड कॉम्पोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को एक सेट में लिख दीजिए, वो हो जाएगा हमारा रेंज। और पूरा की पूरा हमारा जो बाद वाला सेट है, फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट, तो ये जो 2 वाला सेट है, ये वाला सेट हमारा कोडोमेन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है। अब पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है डिफाइन अ सेट R ऑन सेट N। देखिए पहली चीज लिखी ऑन सेट N, ऑन सेट, और स्पेसिफाई किया है N। N क्या है, नेचुरल नंबर का एक सेट है। अगर लिखा है ऑन सेट N, इसका मतलब
इसका मतलब हुआ फ्रॉम सेट n टू सेट n। बात समझ में आई? ये हम ऑलरेडी थ्योरी में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मुझे लिखना है कि फ्रॉम सेट n टू सेट n मतलब सेम सेट से ही दूसरे सेट का रिलेशन देख रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम ऑन सेट n ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ऑन सेट और फिर सेट का नंबर, ठीक है। तो चलिए फ्रॉम सेट n टू सेट n एक रिलेशन है R। कैसे? रिलेशन R इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट y इक्वल टू x प्लस 5, ठीक है। कंडीशन क्या है? y इज इक्वल्स टू x प्लस 5, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4। पहली कंडीशन ये हो गई, ठीक है। दूसरी कंडीशन x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 4, x इज अ नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 4 एंड x एंड y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर है? x और y नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे क्योंकि फ्रॉम सेट नेचुरल नंबर टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। चलिए हमें डिपिक्ट करना है, हमें डिपिक्ट द रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। हमें रोस्टर फॉर्म में रिलेशनशिप लिखनी है, तो हम लिखते हैं रिलेशन R क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हम सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए x इज अ नेचुरल नंबर और x की वैल्यू लेस देन 4 है। इसका मतलब x की क्या क्या वैल्यू आ सकती है? x की वैल्यू आ सकती है 1, x की वैल्यू आ सकती है 2 और x की वैल्यू आ सकती है 3। अगर मैं बोलती हूँ x की वैल्यू आ सकती है 4 नहीं आ सकती क्योंकि x शुड बी लेस देन 4। लेस देन 4 मतलब 1 2 3 हो सकता है, लोअर लिमिट 1 होगा क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अपर लिमिट 3 होगा, ठीक है। तो x की 3 वैल्यूज आ सकती है। अब इस करस्पॉन्डिंग x की y की क्या वैल्यू आएगी? तो हमें ये वाली कंडीशन फॉलो करना है क्योंकि हमारा रिलेशन ये फॉलो कर रहा है कंडीशन कि y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो अगर मैंने x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू आएगी 6, x की वैल्यू 2 रखी तो y की वैल्यू आएगी 7 और x की वैल्यू 3 रखी तो y की वैल्यू आएगी 8। तो हमें ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स मिल गए हैं। तो हमारे रिलेशन R में मैं लिख लेती हूँ तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स 1,6, 2,7 और 3,8, ठीक है। तो हमारा रिलेशन R आ चुका है जिसमें 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है 1,6, 2,7 और 3,8। सिर्फ ये 3 ऑर्डर्ड पेयर्स है जो ये कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं जो हमारी रिलेशन R में है। कंडीशन है y इक्वल टू एक्स प्लस 5, ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं और ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहे हैं कि x इज अ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 4। और तीसरी कंडीशन x और y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये बात तो सही है, मतलब ये बात हम यहाँ से भी कन्वे कर सकते हैं कि लिखा है ऑन सेट n मतलब फ्रॉम सेट n टू सेट n मतलब नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब पहला ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट भी नेचुरल नंबर से आएगा, दूसरा एलिमेंट भी नेचुरल नंबर से आएगा। तो हमारा x भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा और y भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ठीक है। तो हमारे पास 3 ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं, हमने ये निकाल लिया है। उसके बाद हमें निकालना है राइट डाउन द डोमेन एंड द रेंज। डोमेन पता करना है और रेंज पता करना है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन R, इसमें हमारे जो ऑर्डर्ड पेयर से रिलेशन R के उसके पहले कॉम्पोनेंट्स लिख देने हैं। तो पहला कॉम्पोनेंट है 1, 2 और 3, ठीक है। अगर मैं बोलती हूँ रेंज पता करनी है रिलेशन R की, तो रेंज ऑफ रिलेशन R में हमें सारे रिलेशन R के ऑर्डर्ड पेयर्स के सेकंड कंपोनेंट लेने हैं, मतलब 6, 7 और 8, ठीक है। तो 6, 7, 8 ये हमारा क्या हो गया? रिलेशन रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक R। तो हमने रिलेशन R निकाल लिया है 1,6, 2,7, 3,8 और रिलेशन R निकालने के बाद हमने सारे पहले कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R को रखा, वो आगे हमारा डोमेन ऑफ रिलेशन R 1, 2, 3 और सेकंड कंपोनेंट्स को रखा तो आगे हमारा रेंज ऑफ रिलेशन R जो कि है 6, 7, 8, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से क्लियर हो गया होगा हमने किस तरीके से इसको सॉल्व किया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें रिलेशन R निकालना है। हर केस में रिलेशन R निकालने के लिए हमें कंडीशन पे फोकस करना है कि यार कौन कौन सी कंडीशन हमारी फॉलो कर रही है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स कौन कौन से हैं जो सारी वो कंडीशंस फॉलो कर रही है जो हमारे रिलेशन R में होनी चाहिए। ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए, एक बार आपके रिलेशन R निकल गया, उसके बाद सारे फर्स्ट कंपोनेंट्स को लिख लीजिए, वो हो गया हमारा डोमेन और सारे सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स को लिख लीजिए, वो हो गया हमारा रेंज, ठीक है। अगर आपको पूछते कि इसमें कोडोमेन क्या है तो कोडोमेन हो जाता हमारा सेट n, ठीक है, क्योंकि 2 कौन से सेट पे? फ्रॉम सेट n टू सेट n, ठीक है। तो ये वाला हमारा हो जाता कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन R होता सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलिए आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 सेज लेट देयर इज अ सेट A where the elements are 1, 2, 3 and 5 and set B where the elements are 4, 6 and 9
ठीक है, हमारे पास सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एक रिलेशन निकालना है सेट आर, और कंडीशन गिवन है R will be the set of all ordered pairs x, y such that the difference between x and y is odd. ठीक है, the difference between x and y is odd and x belongs to set A and y belongs to set B. ठीक है, since यहाँ पे लिखा है रिलेशन फ्रॉम सेट A टू सेट B, तो हमें ये पता है कि जो पहला एलिमेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो x वो सेट A को बिलोंग करेगा और दूसरा वाला y वो सेट B को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो ये जो कंडीशन फॉलो हो रही है, इस कंडीशन के हिसाब से हमें ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं और उन्हें एक रिलेशन आर एक सेट बनाना है और उसमें वो सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखने हैं। ठीक है, और हमें ये और रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कंडीशन क्या है। कंडीशन है द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। ठीक है, एक्स की वैल्यूज यहाँ से आ सकती है, वाई की वैल्यूज यहाँ से आ सकती है और उन दोनों का डिफरेंस होना चाहिए ऑड। ठीक है, पहले ये समझिए, या तो देखिए आप दो चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप सारे के सारे पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालिए और सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने के बाद एक्स और वाई को सब्ट्रैक्ट करके ये देखिए कि क्या आपका कौन सा वाई और एक्स का मतलब सब्ट्रैक्शन करने के बाद कौन कौन से नंबर ऑड आ रहा है और उन्हें एक रिलेशन आर में लिख दीजिए। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं, आप ये सोचिए कि अगर आप किसी ऑड नंबर को किसी ऑड नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, तो इवन आएगा। अगर आप किसी इवन नंबर को ऑड नंबर इवन नंबर से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी इवन आएगा। लेकिन सिर्फ एक केस आता है जब एक कोई ऑड हो और दूसरा इवन हो, तो हमारा आएगा ऑड, और इवन हो और दूसरा ऑड हो तो भी आएगा हमारा ऑड। ठीक है, सिर्फ ये केसेस हो सकते हैं जब हमारा सब्ट्रैक्शन ऑफ दो नंबर एक ऑड नंबर आएगा, जब एक नंबर ऑड हो दूसरा नंबर इवन हो। ठीक है, अगर दोनों ऑड है तो भी इवन नंबर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद, और दोनों इवन है तो भी इवन नंबर आएगा सब्ट्रैक्शन के बाद। तो आप डायरेक्टली एक काम कीजिए, आप डायरेक्टली इधर से इधर ये देखिए कि ऐसे कौन कौन से केसेस बन सकते हैं। ठीक है, जब एक नंबर ऑड है और दूसरा नंबर इवन है। ठीक है, वही केस हमारे ऑड नंबर सब्ट्रैक्शन देंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसके सारे एलिमेंट्स के साथ ऑर्डर पेयर बनाते हैं। बट ऑर्डर पेयर बनाते बनाते ही हम चेक कर लेंगे कि अगर ये नंबर हम इवन ले रहे हैं तो यहाँ से ऑड लेना है, और यहाँ से अगर अपन ऑड ले रहे हैं तो यहाँ से इवन लेना है। सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो हमारा रिलेशन आर होगा एक सेट जिसमें ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लेते हैं सेट ए का पहला एलिमेंट जो कि है 1। ठीक है, देखिए हमारा जो ऑर्डर्ड पेयर होगा वो किस फॉर्म में होगा, एक्स कोमा वाई, जिसमें जो पहला एलिमेंट आएगा वो सेट ए से आएगा और दूसरा एलिमेंट आएगा सेट बी से। ठीक है, तो हम पहला एलिमेंट ले रहे हैं सेट ए से जो है 1। देखिए 1 एक ऑड नंबर है, तो हमें 1 के बी के साथ ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं, सारे के सारे ऐसे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जो इवन हो। मतलब अगर 1 के साथ हम ऑर्डर्ड पेयर्स ले रहे हैं तो 1 ऑड है, तो इधर से हमें वो नंबर्स लेने हैं सेकंड कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो इवन हो, तभी ऑड और इवन होंगे। एक ऑड और एक इवन होगा तभी हमारा सब्ट्रैक्शन क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। ठीक है, तो अगर मैं लेती हूँ 1, तो 1 के साथ मैं ले सकती हूँ 4, क्योंकि 4 एक इवन नंबर है, और 6 ले सकती हूँ, 6 भी इवन नंबर है। अगर मैंने 9 लिया तो यहाँ 1 भी ऑड हो जाएगा, 9 भी ऑड हो जाएगा, और 1 और 9 का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 8 आएगा। वो पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हमें ऐसे नंबर्स देखने हैं जिनका सब्ट्रैक्शन ऑड हो, मतलब एक इवन और एक ऑड। इधर से ऑड लिया है तो इधर से इवन लेना है, इधर से इवन लिया है तो इधर से ऑड लेना है। पहला 1 के साथ 2 ही केस हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड केस नहीं हो सकता क्योंकि वो ऑड है तो ये इवन ही चाहिए हमें। सेकंड लेते हैं 2। अब देखिए 2 इवन नंबर है तो यहाँ से सिर्फ हमें ऑड नंबर चाहिए, तो ऑड नंबर तो यहाँ पे सिर्फ 9 है, तो 2 का 9 के साथ बना लेते हैं। ठीक है, फिर आते हैं 3 पे, तो 3 ऑड नंबर है, 3 ऑड नंबर है तो 3 का सारा इवन नंबर से बना लो, तो 3,4 और 3,6। ठीक है, फिर लेते हैं 5, तो 5 ऑड है तो फिर 5 का भी सारे इवन नंबर से बना लो, तो 5,4 और 5,6। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स आ गए। ऐसे all these ordered pairs are in the form x, y such that the difference between x and y is odd, और x कहाँ से आ रहा है, सेट ए से, और y आ रहा है सेट बी से। हमने पूरी कंडीशन फॉलो कर ली है। अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन हमारा रिलेशन आर इन रोस्टर फॉर्म 1,4, 1,6, 2,9
3,4, 3,6, 5,4 और 5,6, ठीक है। कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 एलिमेंट्स, 7 ऑर्डर्ड पेयर से हमारे रिलेशन आर में, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हमने कैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया है, ठीक है। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में एक फिगर दिया है जिसमें हमें एरो डायग्राम दिया है, एक रिलेशनशिप को डिपिक्ट कर रहा है ये फिगर। शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स पी एंड क्यू। सेट पी है, सेट क्यू है, ये सेट पी के एलिमेंट्स है, ये सेट क्यू के एलिमेंट्स है, एक एरो डायग्राम है, ठीक है। ये एक रिलेशनशिप को बता रहा है बिटवीन सेट पी टू सेट क्यू, मतलब फ्रॉम सेट पी टू सेट क्यू, ठीक है। राइट दिस रिलेशन, हमें ये रिलेशन लिखना है, ठीक है। एरो डायग्राम में हमें दिया है, हमें लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में और रोस्टर फॉर्म में, ठीक है। चलिए राइट इट्स डोमेन एंड रेंज, हमें इसका डोमेन और रेंज भी निकालना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ये देखिए, अगर हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें बस पहली ये चीज़ क्या ज़रूरी है, वो ये है कि यार हमें कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं किसी रिलेशन को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाह रही हूँ तो मुझे जो ऑर्डर्ड पेयर एक्स कॉमा वाई होगा उस रिलेशन का, उनके बीच में एक्स और वाई के बीच में, मतलब इसके एलिमेंट्स और इसके एलिमेंट्स के बीच में क्या रिलेशन है, वो क्या कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है जो ये फॉलो कर रहा है, वो हमें डिपिक्ट करना है, वो हमें पहले समझना है, उसके बाद ही हम उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन पता करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं ध्यान से देखूं 5 3 6 4 7 5, देखिए ध्यान से देखूं तो आप इसमें आप +2 करोगे, इसमें आप +2 करोगे तो ये आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, मतलब तीनों एक ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है, +2 वाली कंडीशन। तो मैं अगर बोलती हूँ सेट पी के एलिमेंट्स को मैं डिनोट कर रही हूँ स्मॉल एक्स से और इसको मैं डिनोट कर रही हूँ स्मॉल वाई से, ठीक है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि ये सारे के सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर से एक्स कोमा वाई, जहाँ पर कंडीशन क्या फॉलो हो रही है, कंडीशन ये फॉलो हो रही है कि मान लीजिए ये है वाई, वाई क्या होगा, मतलब मैं ऐसे बोल सकती हूँ y+2 अगर हम करेंगे तो x आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, इसमें +2 करोगे तो ये आएगा, मतलब y में +2 करोगे तो x आएगा। तो कंडीशन हमें मिल चुकी है, कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन। अगर मैं इसमें रख के देखूँ x की वैल्यू, अगर मैं 5 रख के देखूँ तो y की वैल्यू आएगी 3। हाँ सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ये कंडीशन हमें मिल चुकी है। अब हमें कंडीशन मिल चुकी है तो अब हमें क्या करना है, अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिख देना है। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, इट विल बी अ रिलेशन R, ठीक है, सच दैट, सॉरी देखिए पहले हमको इट विल बी अ रिलेशन R विल बी सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स x, y सच दैट। अब हमें लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन कि x और y के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन हो गई हमारी, या तो हम लिख सकते हैं x = y+2 या हम लिख सकते हैं y = x-2, ठीक है। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन हो गई। आप ये भी लिख सकते हैं x = y+2, और आप y के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, अगर आप y के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप y+2 लिख सकते हैं, अगर आप x के टर्म्स में लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं y = x-2, ठीक है। चलिए कुछ भी लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। पहली कंडीशन ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि यार अब हमें ये भी बताना है कि सेट p और सेट q से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, तो हमारे x की क्या वैल्यूज़ हो सकती है और y की क्या वैल्यूज़ हो सकती है। या तो आप ये बता सकते हैं एंड x बिलोंग्स टू p एंड y बिलोंग्स टू q, या फिर आप स्पेसिफाई कर सकते हैं कि x की क्या वैल्यूज़ आएगी, क्योंकि x की लिमिटेड वैल्यूज़ है, x की वैल्यूज़ है 5, 6 और 7। तो या तो आप ये लिख सकते हैं वेयर दिस क्या नाम है, सेट वेयर x बिलोंग्स टू सेट p एंड y बिलोंग्स टू सेट q। बट आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास कंडीशन हमें मिल चुकी है तो हम ये लिख सकते हैं वेयर x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, x की वैल्यूज आ सकती है 5, 6 और 7, ठीक है। ये 3 वैल्यूज आ सकती है x की, और ये तीनों x की वैल्यूज में एक कंडीशन होगी फॉलो, y = x-2। तो ये 3 x की वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग हमें 3 y की वैल्यूज मिलेगी और वो हमारा रिलेशन R हो जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहें रोस्टर फॉर्म में, तो रोस्टर फॉर्म में आप डायरेक्टली x, y सारे लिख सकते हैं। कैसे, जहाँ से एरो आ रहा है वो पहला एलिमेंट है और जहाँ एरो जा रहा है वो दूसरा एलिमेंट है। तो 5 कहाँ से कहाँ तक, 3 तक,
6 से 4 तक और 7 से 5 तक। ऑर्डर मैटर करता है, आप ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। पहला एलिमेंट आपका सेट P से आएगा और दूसरा एलिमेंट आपके सेट Q से आएगा, ठीक है। या फिर आप यहाँ पर भी x की करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रख के y की वैल्यूज निकाल के भी इसका रोस्टर फॉर्म लिख सकते थे। मतलब अगर आप x की वैल्यू 5 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 3 आ रही है, x की वैल्यू 6 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है, x की वैल्यू 7 रख रहे हैं तो y की वैल्यू 5 आ रही है, ठीक है। चलिए, हमने सेट बिल्डर फॉर्म में निकाल के रख लिया। हाँ, सेट बिल्डर फॉर्म में आप डिफरेंट टाइप से भी लिख सकते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म यूनिक होना ज़रूरी नहीं है, बस आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन सही है, ठीक है। चलिए, अब हमें निकालना है डोमेन और रेंज। तो देखिए, डोमेन और रेंज के लिए भी आप दो चीज़ कर सकते हैं। या तो आप डायरेक्टली एरो डायग्राम में से देख सकते हैं कि क्या डोमेन है क्या रेंज है। मतलब जहाँ से भी एरो निकल रहा है, द ओरिजिन पॉइंट जहाँ से ये एरो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे डोमेन को मतलब डोमेन के एलिमेंट्स होंगे, और हमारे रेंज के एलिमेंट्स वो होंगे जहाँ पे एरो आ रहा है, जहाँ एरो ख़त्म हो रहा है, मतलब जिसकी तरफ ये एरो कर रहा है वो हमारा रेंज के एलिमेंट्स होंगे। या फिर आप हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स रोस्टर फॉर्म में निकले हुए हैं, इसके पहले सारे कंपोनेंट्स को रख लीजिए, वो आपका डोमेन हो जाएगा, और सेकेंड और कंपोनेंट्स को रख लीजिए, वो आपका रेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बोलती हूँ मैं निकाल रही हूँ डोमेन ऑफ रिलेशन R, तो उसमें एलिमेंट्स आएंगे 5, 6 और 7। और अगर मैं बोलती हूँ रेंज ऑफ रिलेशन R, तो उसमें आएंगे 3, 4, 5, ठीक है। चलिए, आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आपको पहले ये सेट बिल्डर फॉर्म में अगर कोई भी रिलेशन को लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आपको ये मेक श्योर करना है आप सबसे पहले ये समझ पाए कि आपकी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन क्या है, और आपको पूरी की पूरी कंडीशन लिखनी है। ऐसी कंडीशन लिखनी है कि आपके जो वो पूरी की पूरी कंडीशन यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी कंडीशन को अगर फॉलो करे तो सिर्फ वही ऑर्डर्ड पेयर्स आने चाहिए जो आपको एरो डायग्राम में डिपिक्ट कर रहा है। मतलब एरो डायग्राम में जो आपका आ रहा है या रोस्टर फॉर्म में जो आ रहा है, सिर्फ वही वो ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे इसमें भी आने चाहिए, सेट बिल्डर फॉर्म में भी, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर से एलिमेंट्स चेंज नहीं हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान से समझना होगा कि क्या कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन फॉलो हो रही है, और उस हिसाब से आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 अच्छे से क्लियर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सेट ए गिवन है वेयर द एलिमेंट्स आर 1, 2, 3, 4 एंड 6। सेट ए गिवन है, हमें देखिए क्या करना है, लेट आर बी अ रिलेशन ऑन ए। आर बी अ रिलेशन ऑन ए, ऑन ए लिखा है, इसका मतलब फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। रिलेशन आर है फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है ऑन ए। ऑन ए का मतलब होता है, हमने थ्योरी में पढ़ा है, डिफाइंड बाय, हमें ये कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन गिवन है कि यार रिलेशन आर एक सेट बिल्डर फॉर्म में गिवन है कि यार किस तरीके से कंडीशन फॉलो कर रहा है। तो सेट आर इज अ रिलेशन वेयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर्स ए कॉमा बी सच दैट ए एंड बी बिलोंग्स टू ए। ऑफ कोर्स जो दोनों कंपोनेंट्स होंगे, देखिए फ्रॉम ए लिखा है तो पहला कंपोनेंट सेट ए से आएगा, टू ए लिखा है तो सेकेंड कंपोनेंट भी ए से आएगा, ठीक है। ए और बी दोनों ही सेट ए से आएंगे, क्लियर है। एंड B इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय A। एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब अगर मैं B को A से डिवाइड करूं तो एक इंटीजर आना चाहिए, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, B A से एग्जैक्टली डिविजिबल होना चाहिए, मतलब B डिवाइडेड बाय A शुड बी अ इंटीजर। हमें ये कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है, ठीक है, ये है। और दूसरी चीज क्या है कि B एंड A दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए? सेट A को, ठीक है। ये कंडीशन को फॉलो करते हुए हमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकालने हैं, उसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है, उसके बाद हमें डोमेन और रेंज पता करनी है, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात ये करते हैं कि यार अगर बी, देखिए एक तरीका ये है कि आप सारे के सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के, मतलब इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखिए, और वो ऑर्डर्ड पेयर्स में 1 बाय 1 चेक कीजिए कि यार कौन सा इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि आप डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं कुछ चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे लिखा है b बाई ए शुड बी इंटीजर, b डिवाइडेड बाय a एक इंटीजर होना चाहिए, इसका मतलब क्लियरली ये बात है कि b जो होगा वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू a होगा, ठीक है। ये कंडीशन गिवन नहीं है, हम खुद समझ रहे हैं। अगर मान लीजिए ऊपर वाला मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता
तो इंटीजर कभी आ सकता था क्या? नहीं आ सकता था। अगर b a से छोटा होता तो डेफिनेटली एक डेसिमल नंबर आता जो 1 से कम होता, 0 और 1 के बीच में होता, ठीक है। तो 0 और 1 के बीच में कोई इंटीजर नहीं आता, तो ये क्लियर है कि b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। b और a आपस में सेम होगा तो हाँ इंटीजर आएगा, 1 आ सकता है, तो b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a। पहली कंडीशन समझ में आ रही है, ठीक है। अब हम फिगर आउट करते जाते हैं कि क्या क्या हमारे ऐसे केस बन सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली लिखती हूँ रिलेशन r, एक सेट होगा, इसमें सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें सेकंड कंपोनेंट पहले वाले कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट को पहले वाले कंपोनेंट से डिवाइड किया तो एक इंटीजर आएगा, ठीक है। अब हमें ये समझ में आ गया कि जो सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट से बड़ा होगा या इक्वल होगा, ठीक है। चलिए अब ये भी क्लियर है कि दोनों पहले भी कंपोनेंट इसी सेट से आएगा, सेकंड कंपोनेंट भी इसी सेट से आएगा, ठीक है। तो हम सारे केसेस थोड़े बहुत लेके समझते हैं, 1 2 3 4 और 6। अब एक काम करते हैं, हम शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए मैं शुरू करती हूँ 6 से, ठीक है। मैं b की वैल्यू लेती हूँ 6, मैंने b की वैल्यू 6 ली, तो इसके करस्पॉन्डिंग a की क्या क्या वैल्यूज आ रही है जिसमें ये कंडीशन फॉलो हो रही है कि b डिवाइडेड बाई इज इंटीजर। a की वैल्यूज क्या क्या आ सकती है? अगर मैं 6 लिया है तो a की भी सेम ये सारी की सारी वैल्यूज आ सकती है, तो a की वैल्यू 6 चलेगी, a की वैल्यू 4, 6/4 एक इंटीजर होगा, नहीं होगा तो 4 नहीं चलेगी, a की वैल्यू 3 चल जाएगी, a की वैल्यू 2 भी चल जाएगी और a की वैल्यू 1 भी चल जाएगी। तो करस्पॉन्डिंग टू b इक्वल टू 6 हमारे ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। करस्पॉन्डिंग टू b इक्वल टू 6 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने b की वैल्यू रखी 4, ठीक है, कि b मैंने इसको कवर कर लिया, अब मैं 4 पे आती हूँ, ठीक है। अगर मैंने b की वैल्यू 4 रखी तो ये बात तो क्लियर है कि 6 तो मैं चेक ही नहीं करूँगी क्योंकि हमें पता है कि b शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू a, ठीक है। मतलब अगर मैं a की वैल्यू 6 भी लेती तो 4/6 कहीं से भी एक इंटीजर नहीं आ रहा था, तो 6 तो नहीं होगा, 4 होगा, हाँ। a की वैल्यू 4 चल जाएगी, a की वैल्यू 3 चलेगी, नहीं चलेगी, इंटीजर नहीं आएगा, a की वैल्यू 2 चलेगी और a की वैल्यू 1 चलेगी, ठीक है। करस्पॉन्डिंग टू b इक्वल टू 4 भी हमने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लिए। अब b की वैल्यू रखते हैं 3। अगर मैंने b की वैल्यू रखी 3 तो a की क्या वैल्यू हो सकती है? देखिए इसके बाद वाली तो नहीं आएगी क्योंकि हमारा जो a है वो b से लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, ठीक है। तो a की वैल्यू हम 3 से शुरू करेंगे, a की वैल्यू 3 हो सकती है, a की वैल्यू 2 नहीं हो सकती, a की वैल्यू 1 हो सकती है, ठीक है। b इक्वल टू 3 का निकाल लिया, b इक्वल टू 2 करते हैं तो a की वैल्यू 2 हो सकती है और a की वैल्यू 1 हो सकती है। और अगर b की वैल्यू मैं 1 रखती हूँ तो इसके करस्पॉन्डिंग a की वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है। तो मैंने सारे केस निकाल लिए, जो जो पॉसिबल है उनको अब ऑर्डर पेयर्स के फॉर्म में लिखती हूँ। a, b है, पहले ये आएगा फिर ये आएगा, ठीक है। तो 6,6, फिर 3,6, फिर 2,6, फिर 1,6, ये चारों लिख लिए। अब ये तीनों लिखते हैं, पहले a आएगा फिर b आएगा, ठीक है। तो 4,4, 2,4, 1,4, ठीक है। अब 3 आएगा तो पहले a आएगा फिर b आएगा, तो 3,3 और 1,3, ठीक है। अब 2 आएगा तो पहले 2,2 और 1,2, उसके बाद 1,1, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, पूरा की पूरा रोस्टर फॉर्म में ये हमारा रिलेशन R आ गया है जिसको हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है। 6,6, 3,6, 2,6, 1,6, ये 4 इसके से आ गए। फिर जब b की वैल्यू 4 रखी तो 4, 2 और 1, तो मतलब 4,4, 2,4 और 1,4। फिर 3 रखी तो 3,3 और 1,3, 2 रखा तो 2,2 और 1,2 और 1 रखा तो 1,1। तो ये सारे के सारे हमने ऑर्डर्ड पेयर्स निकाल लिए। जो ये पर्टिकुलर कंडीशन फॉलो कर रहा है वो कंडीशन क्या है कि b डिवाइडेड बाय शुड बी इंटीजर एंड बोथ a एंड b शुड बिलोंग्स टू सेट a। चलिए यहाँ तक आगे हमारा क्लियर है सारी चीज़ें। अब हमें पता करनी है फाइंड द डोमेन ऑफ R, ठीक है। चलिए डोमेन ऑफ रिलेशन R मतलब जो भी हमारे रिलेशन R में जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं उनके सारे फर्स्ट कंपोनेंट को लिख दो, वो हमारा डोमेन हो जाएगा। तो फर्स्ट कंपोनेंट मतलब 6, 3, 2, 1, ठीक है। 6, 3, 2, 1 यहाँ तक हो गया। 4 हो गया। 2 ऑलरेडी लिख चुके, लिखने की जरूरत नहीं है। 1 भी लिख चुके हैं, 3 भी लिख चुके हैं, 1 भी लिख चुके हैं, 2 लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं, 1 लिख चुके हैं,
ठीक है, तो ये हमारा हो गया डोमेन ऑफ रिलेशन आर। अब रेंज ऑफ रिलेशन आर में हमको लिखना है सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं 6 6 6 6। 4 बार लिखने की जरूरत नहीं है, हम एक बार ही लिखेंगे हर एक एलिमेंट को, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट को हम डबल बार, ट्रिपल बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, कितनी बार भी लिखे फर्क नहीं पड़ता है। आइडियली हमें हर एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। ठीक है, 6 6 6 6 मतलब 6 लिख लिया, 4 4 लिख लो, 4 4 रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 3 फिर भी 3 रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, 2 और फिर 1। ठीक है, तो ये हमारा आ गया रिलेशन आर, जिसमें हमने सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स रख लिए हैं जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में सेट बिल्डर फॉर्म गिवन था, हमने रोस्टर फॉर्म में एक रिलेशन आर को लिख लिया है। उसके बाद हमें पता करना था डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर में आ रहा है 6 3 2 1 और 4। आप कुछ भी ऑर्डर रख सकते हैं, आप इसे असेंडिंग कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि हमें पता है सेट के एलिमेंट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। आप किसी भी ऑर्डर में लिखिए, सेट में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ऑर्डर्ड पेयर्स में ऑर्डर मैटर करता है। ठीक है, रेंज ऑफ रिलेशन आर, इसमें 6 4 3 2 1 ये एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से क्लियर है। ठीक है, पूरा अच्छे से क्लियर है आपको किस तरीके से प्रोसीड कर रहा है, आपको सारी कंडीशन को कैसे चेक करना है और वो उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में हमें देखिए क्वेश्चन समझते हैं। डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। हमें डोमेन और रेंज पता करना है एक रिलेशन आर का, और रिलेशन आर को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। रिलेशन आर कंसिस्ट ऑफ ऑल द सेट्स in the form x comma x plus 5 such that x belongs to a set where the elements are 0 1 2 3 4 5। ठीक है, मतलब x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, 0 1 2 3 4 5, और हमारा जो एलिमेंट्स हैं वो कैसे होंगे x कॉमा x प्लस 5। ठीक है, हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स ऐसे होंगे x कॉमा x प्लस 5। ठीक है, अब हमें पता करना है कि यार ऐसे रिलेशन आर को हम रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो हमें पता करना है कि ऐसे कौन कौन से x की वैल्यूज आ सकती है यहाँ पर। ठीक है, तो हमें x की वैल्यूज गिवन है 0 से लेके 5 तक हो सकती है। तो मान लीजिए मैंने लिखा x की वैल्यू, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल ये तो x ही गिवन है, इसको मैं अभी के लिए x प्लस 5 को मैं y बोल रही हूँ। ठीक है, अभी के लिए। ठीक है, तो अगर मैं x की वैल्यू 0, x की वैल्यू क्या आ सकती है 1, x की वैल्यू 2 आ सकती है, x की वैल्यू 3 आ सकती है, 4 आ सकती है और 5 आ सकती है। x की 0 से लेके 5 तक सारी वैल्यूज आ सकती है, 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5। x की सिर्फ इतनी वैल्यूज आ सकती है। करस्पॉन्डिंग टू दिस x व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y। y क्या होगा, x प्लस 5 होगा। ठीक है, मतलब जो सेकंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का वो क्या होगा, x प्लस 5। तो इसमें 5 ऐड करो तो आएगा 5, इधर आएगा 6 7 8 9। ठीक है, सॉरी, y इक्वल टू 8, इधर y इक्वल टू 9 और इधर y इक्वल टू 10। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 0 होगी तो y 5 होगा, 1 होगा तो 6 होगा, 2 होगा 7 होगा, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 8 होगी, x की वैल्यू 4 होगी तो y 9 होगा, और x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू 10 होगी। ठीक है, तो हमें ये सारे x मिल चुके हैं जिसके करस्पॉन्डिंग हमें y मिल चुके हैं। तो ये सारे x, y हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो हमारे रिलेशन आर में होंगे। ठीक है, तो अगर मैं रिलेशन आर को लिखना चाहूँ, क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि आपको रिलेशन आर लिखना है, पर मैं जस्ट आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो पहला एलिमेंट x होगा और दूसरा एलिमेंट y होगा। तो 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 और 5 10, ये हो गया हमारा रिलेशन आर। ठीक है, हमारा रिलेशन आर आ चुका है। तो रिलेशन आर के जो पहले कंपोनेंट्स हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के, वो हमारा हो जाएगा डोमेन में। ठीक है, तो मैं अगर बात करती हूँ, मुझे निकालना है डोमेन ऑफ रिलेशन आर, तो सारे फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स लिख लो। तो 0 1 2 3 4 5। आप डायरेक्टली यहाँ से भी लिख सकते थे, 0 से लेके 5 तक ये वैल्यूज़ है, और रेंज में y की यहाँ से लेके यहाँ तक वैल्यूज़ है। तो ये सारी वैल्यूज़ किस में आ जाएगी, रेंज में आ जाएगी। ठीक है, अगर आप रेंज को रोस्टर फॉर्म में देखना चाहें तो आपको सारे सेकंड कंपोनेंट्स लिखने हैं सारे ऑर्डर्ड पेयर्स के। अगर इधर देखना चाहें तो आप 5 से लेकर 10 तक सारी वैल्यूज लिख सकते हैं। ठीक है, तो 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारा डोमेन आ चुका है। तो इस क्वेश्चन में हमें पता करना था डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर आ गया हमारा 0 1 2 3 4 5, और रेंज ऑफ रिलेशन आर आ गया है 5 6 7 8 9 10।
ठीक है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आया है कि हमने कैसे निकाला है। सबसे पहले जो कंडीशन गिवन है वो कंडीशन को देखा है और वो कंडीशन में ये एनालाइज किया है कि जो इस कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन को फॉलो कर रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी कैरेक्टरिस्टिक कंडीशन है वो जो फॉलो कर रहा है, जो x, y, जो सारे ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं उन्हें हमें सेट में लिखना है, वो हमारा रिलेशन R होगा और उसके सारे पहले कंपोनेंट्स डोमेन होंगे और उसके सारे सेकंड कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रिलेशन R हमारा रेंज का हिस्सा होगा। ठीक है, तो चलिए आई होप ये क्वेश्चन नंबर 6 क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में राइट द रिलेशन R, हमें एक रिलेशन R लिखना है। R is a set of all x, x cube such that x is a prime number less than 10. कंडीशन क्या है कि x should be a prime number less than 10 in roster form। ठीक है, देखिए प्राइम नंबर लेस देन 10 क्या वैल्यूज हो सकती है x की? ऐसे सारे प्राइम नंबर्स जो 10 से कम है, तो 1 नहीं होगा, 2 हो सकता है, हाँ 3 हो सकता है, यस 4 नहीं हो सकता, 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता, 7 हो सकता है, 8, 9, 10 नहीं हो सकते। ठीक है, चलिए x की क्या वैल्यूज हो सकती है? 2, 3, 5 और 7। x की वैल्यूज आ चुकी है। अब देखिए हमारे सारे ऑर्डर्ड पेयर्स x, x क्यूब के फॉर्म में होंगे। ठीक है, x की वैल्यूज 2, 3, 5, 7 हो सकती है, तो करस्पॉन्डिंग x क्यूब की क्या वैल्यूज होगी? ठीक है, चलिए मैं एक काम करती हूँ, डायरेक्टली रोस्टर फॉर्म में ही लिखती हूँ सेट को। तो रोस्टर फॉर्म होगा हमारा, इसमें सारे ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे जो x, x क्यूब के फॉर्म में होंगे, जहाँ पर x की वैल्यूज 2, 3, 5, 7 हो सकती है। मान लीजिए मैंने x की वैल्यू रखी 2, फिर रखी 3, 5 और इधर रखी 7। अगर x की वैल्यू 2 है तो x क्यूब 8 होगा। ठीक है, y की x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 27 होगी, मतलब x क्यूब की वैल्यू 27 होगी। इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए, कुछ भी, मतलब आप समझ पा रहे हैं। x की वैल्यूज 2, 3, 5, 7 हो सकती है, तो मैंने 2, 3, 5, 7 लिख दिया। अब उस x के करस्पॉन्डिंग x क्यूब लिखना है हमें ऑर्डर्ड पेयर्स में, तो 2 का क्यूब 3, 8, 3 का क्यूब 27, 5 का क्यूब 125 और 7 का क्यूब 343। ठीक है, तो ये 4 ऑर्डर्ड पेयर्स बन सकते हैं। देखिए x की सिर्फ ये 4 वैल्यूज आ सकती है, क्योंकि हमें गिवन है कंडीशन x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। x इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10 में सिर्फ x की 4 वैल्यूज आ सकती है, 2, 3, 5 और 7। तो करस्पॉन्डिंग टू ये 4 वैल्यू ऑफ x, इन 4 वैल्यू x के इसके करस्पॉन्डिंग हमारे x क्यूब निकाले और वो 4 ऑर्डर्ड पेयर्स के फॉर्म में हमने एक रिलेशन बना लिया है, उसे हमने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। तो हमें क्या पता करना था? हमें पता करना था ये रिलेशन R को रोस्टर फॉर्म में, हम रोस्टर फॉर्म में इस रिलेशन R को लिख चुके हैं। ठीक है, तो अब आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें सेट A गिवन है जिसके एलिमेंट से x, y एंड z, सेट B गिवन है जिसके एलिमेंट से 1, 2। हमें क्या करना है? फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B। हमें टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो सकते हैं फ्रॉम सेट A टू सेट B ये पता करना है। ठीक है, तो हम ये थ्योरी में देख चुके हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट A टू सेट B, मान लीजिए फ्रॉम A टू B क्या होगा? ये होगा 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B। ठीक है, चलिए हम थ्योरी में से समझ चुके, कैसे आते हैं एक और बार समझते हैं। देखिए अगर पूछा है फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम A टू B, मतलब A से B तक कितने नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल है, इसका मतलब देखिए रिलेशंस क्या होता है? इट विल बी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, तो अगर कहीं पे लिखा है रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू सेट B, इसको मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, तो ये जो गिवन है इसको मैं बोल सकती हूँ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B। ठीक है, तो किसी भी सेट का सबसेट, किसी भी सबसेट के टोटल नंबर निकालने, मतलब अगर कोई सेट गिवन है उसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने पॉसिबल है ये निकालने हैं, तो हमें क्या करना है? 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। ठीक है, तो कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B ये होगा। अब हमें पता है कि कार्डिनल नंबर, अगर मैं ऐसा करती हूँ, कार्डिनल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ A एंड B ये होगा कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B। ठीक है, तो मैं इसको ये भी बोल सकती हूँ 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ A इंटू कार्डिनल नंबर ऑफ B। ठीक है, तो ये हमारा होगा टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट A टू सेट B। ठीक है, चलिए
अब हमें ज़रूरी नहीं था कि यार अगर हमें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, तो हमें इसके एलिमेंट से कोई मतलब नहीं है, इसके एलिमेंट से इस केस में कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें सिर्फ इतना मतलब है कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो कार्डिनल नंबर ऑफ ए मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए 3 है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी कितने हैं, 2 है। तो हमें एन ऑफ ए मिल गया, एन ऑफ बी मिल गया, तो हमारा टोटल नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी क्या होगा, 2 की पावर कार्डिनल नंबर ऑफ ए इज 3 एंड कार्डिनल नंबर ऑफ बी इज 2, मतलब 2 की पावर 6। तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस पॉसिबल फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज इक्वल्स टू 2 की पावर 6। ठीक है, तो 2 की पावर 6 मतलब 64। तो ये हमारे टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस हो सकते हैं जो फ्रॉम सेट ए टू सेट बी जो बन सकते हैं। ठीक है, तो हमें क्या पता करना था, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो हमने टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पता कर लिए फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, वो होगा 2 की पावर 6। ठीक है, चलिए आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लेट आर बी अ रिलेशन ऑन जेड। ऑन जेड मतलब फ्रॉम जेड टू जेड। ठीक है, जेड मतलब टोटल इंटीजर्स, जितने भी इंटीजर्स पॉसिबल है ऑन अ नंबर लाइन, वो सारे के सारे इंटीजर्स जेड को रिप्रेजेंट करते हैं, जेड सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो लेट आर बी अ रिलेशन फ्रॉम जेड टू जेड डिफाइंड बाय रिलेशन आर सच दैट, देखो रिलेशन आर इज अ सेट ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जेड। मतलब ए भी इंटीजर होना चाहिए और बी भी एक इंटीजर होना चाहिए, ए और बी दोनों इंटीजर होना चाहिए, और ए माइनस बी इज एन इंटीजर। दूसरी चीज बोलिए मेन कंडीशन, ए माइनस बी क्या होना चाहिए, इंटीजर। 3 चीज हमें समझ में आ रही है, ए इंटीजर होना चाहिए, बी भी इंटीजर होना चाहिए और ए माइनस बी भी इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो हमें पता करना है कि यार अगर मैं पहले समझती हूँ कि रिलेशन आर में क्या होगा। ठीक है, सोच के देखते हैं, मतलब ए और बी की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है। सारी जो ए की वैल्यूज आएगी वो डोमेन ऑफ रिलेशन आर हो जाएगा, और सारी जो बी की वैल्यूज आएगी वो रेंज ऑफ रिलेशन आर हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं ये समझती हूँ ए की क्या वैल्यूज आ सकती है। नॉर्मली इन नॉर्मल केस ए की क्या क्या वैल्यूज आ सकती है, ए कहाँ से कहाँ तक है, ए सारे इंटीजर्स की वैल्यूज ले सकता है, क्योंकि वो फ्रॉम सेट जेड है। ठीक है, तो ए की मतलब ए में सारे इंटीजर्स आ सकते हैं। इंटीजर्स कहाँ से शुरू होते हैं, इंटीजर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक चलते ही जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं नंबर लाइन बनाती हूँ, ये माइनस इन्फिनिटी है, कहीं पे -100 आ गया, कहीं पे चलिए मान लीजिए कहीं पे -10 की पावर 10 आ गया। ये सारी वैल्यूज़ मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है -10, -9, -8, -7, ये वैल्यूज जाती जा रही है। यहाँ पे आया 0, 1, 2, 3, ये भी वैल्यूज जाती जाएगी। मान लो 10 की पावर 10 हो गया, 10 की पावर 200 हो गया, सो ऑन, कब तक, इन्फिनिटी तक। मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक सारे ही इंटीजर्स की वैल्यू लेनी है। अगर मैं बोलूँ कि यार पहला मतलब सबसे कॉर्नर मोस्ट, इस कॉर्नर पे सबसे पहला इंटीजर क्या होगा, क्या हम बता सकते नहीं, क्योंकि वो डेफिनेटली माइनस इन्फिनिटी होगा। ठीक है, मतलब कोई एक वैल्यू होगी जो हम डिफाइन नहीं कर सकते फिलहाल, और जो सबसे बड़ी इंटीजर की वैल्यू होगी वो भी एक इनफाइनाइट नंबर होगा जिससे हम डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ, पहले ये समझिए, अगर मैं कोई 2 इंटीजर को आपस में सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो क्या आता है। अगर मान लीजिए मैं a माइनस बी कर रही हूँ या b माइनस ए कर रही हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैंने डेसिमल नंबर लिया और एक इंटीजर लिया, डेसिमल नंबर को इंटीजर से माइनस करती हूँ, एक में मैं इंटीजर को इंटीजर से माइनस करती हूँ। ठीक है, एक को मैं इंटीजर को डेसिमल से माइनस करती हूँ, और एक केस में मैं डेसिमल को डेसिमल से माइनस करती हूँ। ठीक है, यही केस हो सकता है, 4 केस पॉसिबल है। अगर मैं डेसिमल में से इंटीजर को माइनस करूँगी तो डेफिनेटली एक डेसिमल नंबर आएगा। क्लियर है, मान लीजिए मैंने लिखा 2.4 - 2, तो क्या आएगा 0.4, तो ये एक डेसिमल हो गया। इंटीजर में से अगर मैं इंटीजर माइनस करूँगी तो पक्के में एक इंटीजर ही आएगा। बात समझ में आ रही है, तो ये केस है जो इम्पॉर्टेंट है। इंटीजर में से मैं डेसिमल माइनस करूँगी तो भी एक डेसिमल नंबर आएगा, और डेसिमल में से डेसिमल माइनस करी तो इंटीजर भी आ सकता है और डेसिमल भी आ सकता है, दोनों केस पॉसिबल है। पर अभी हमारा केस क्या है, अभी हमारा केस है ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ए भी इंटीजर है, बी भी इंटीजर है। हमें पता करना है ए माइनस बी कब कब इंटीजर होगा। अगर पहला भी नंबर इंटीजर है और दूसरा भी नंबर इंटीजर है
तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हमेशा एक इंटीजर नंबर ही आएगा, ठीक है। तो अगर a माइनस बी में से a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है, तो डेफिनेटली हर केस में a माइनस बी भी एक इंटीजर ही आएगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो रिलेशन r है वो फ्रॉम z टू z है, मतलब a की वैल्यू सारे इंटीजर्स हो सकती है, b की भी वैल्यू सारे इंटीजर्स हो सकते हैं, तो ये सारी की सारी वैल्यूज़ के लिए ही हमारा जो a माइनस बी है इंटीजर है, ठीक है। मतलब ऐसा कोई केस नहीं होगा जब a और b में से कोई इंटीजर हो और a माइनस बी इंटीजर नहीं हो। सारे a और b के कॉम्बिनेशन के लिए a माइनस बी क्या होगा, एक इंटीजर वैल्यू होगा। तो सारे a कॉमा b के लिए पॉसिबल हो रहा है, ये रिलेशन वर्क कर रहा है। तो सारे a की क्या वैल्यूज हो सकती है, z। तो मैं बोल सकती हूँ कि हमारा जो डोमेन होगा, डोमेन ऑफ रिलेशन r, वो क्या होगा, z, वो होगा ऑल द इंटीजर्स। और अगर मैं बोलती हूँ रेंज ऑफ रिलेशन r, तो वो भी होगा ऑल द इंटीजर्स, ठीक है। क्योंकि कोई भी ऐसा a कॉमा b का केस नहीं है जब a और b दोनों इंटीजर है, तो ऐसा कोई भी a कॉमा b का केस नहीं है जब a माइनस बी इंटीजर नहीं हो। सारे ही a माइनस बी इंटीजर हो रहे हैं। तो सारे a माइनस बी इंटीजर हो रहे हैं, तो वो उस केस में जब a माइनस बी इंटीजर हो रहा है, तब जो a की वैल्यूज आएगी वो सारी की सारी डोमेन को रिप्रेजेंट करेगी, और जो भी v की वैल्यूज आएगी वो सारी की सारी रेंज को रिप्रेजेंट करेगी। तो अभी इस केस में जब ये फुलफिल हो रही है कंडीशन, तो हमारे a की क्या क्या वैल्यूज आ पा रही है, z, मतलब सारे के सारे इंटीजर a जब सारे के सारे इंटीजर्स की वैल्यू लेगा, कोई भी इंटीजर की वैल्यू लेगा, और b भी जब कोई भी इंटीजर की वैल्यू लेगा, तो हमारा a माइनस बी इंटीजर आएगा। तो हमारा रेंज और डोमेन दोनों ही सेट ऑफ इंटीजर हो गया है। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, और रिलेशन ऑफ रेंज ऑफ रिलेशन आर भी सेट ऑफ इंटीजर्स है, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर होगा। आपको इतना कुछ देखने की जरूरत नहीं थी, मैंने सिर्फ आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको कैसे ही क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। आप डायरेक्टली देख के अगर आपको पहले ही 1 सेकंड में क्लिक हो गया है कि यार अगर a इंटीजर है, b भी इंटीजर है, तो a माइनस बी भी इंटीजर होगा, और सारे a कॉमा b के लिए केस पॉसिबल है, ठीक है। मतलब ऐसा कभी अभी क्या हो रहा था, हमने ऐसे भी कुछ एग्जांपल्स देखे हैं जब हमारे जो a कॉमा b के कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे, वो ऑर्डर्ड पेयर्स में कुछ ही हमारे सबसेट्स, मतलब कुछ ही ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स होते थे जो रिलेशन में आते थे। सारे के सारे a कॉमा b हमारे रिलेशन में नहीं आते थे, बट इस केस में हमारे सारे a कॉमा b हमारे रिलेशन में आ रहे हैं। तो ये वाले केस में हमारा डोमेन हो गया हमारा z, और रेंज भी हो गया हमारा z। अगर आपसे पूछते को डोमेन क्या होगा, तो वो भी हमारा हो गया z, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इनफैक्ट आपको पूरी की पूरी एक्सरसाइज 2.2 अच्छे से क्लियर हो गई होगी। आई होप आपने अच्छे से पहले क्वेश्चन खुद से सॉल्व किया होगा, और फिर रिज्यूम करके, वीडियो रिज्यूम करके एक्सप्लेनेशन देखा होगा, ठीक है। तो चलिए, आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शंस देखेंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।